Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science Chapter 3 Atoms and Molecules Episode 1. Student, today we will start a new chapter that is Atoms and Molecules. It is our chapter number 3rd. Okay? सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानने की कोशिश करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री क्या है, पीछे कहाँ से आया है, इसके पीछे का क्या पूरा इतिहास रहा है, उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, देखो हिस्ट्री किसी भी चीज की जानना और उसको याद रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं जिनके जरिए अगर आप इनको समझोगे तो आप आसानी से समझ भी जाओगे और एक लंबे समय तक ये याद रहेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ले लिए हैं और इन्हीं कीवर्ड्स के सहारे से हम एक स्टोरी फॉर्म करेंगे और इसी स्टोरी में हम इसकी पूरी हिस्ट्री को आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, इंडियन और ग्रीक कुछ फिलोसोफर हुए जिनके दिमाग में बहुत पहले से ये आता रहा है कि किसी भी पदार्थ को कब तक उसके टुकड़े कर सकते हैं, यानी हम उसको कितना छोटा से छोटा कर सकते हैं। यानी वो हमेशा से ही बहुत पुराने समय से ही उसको छोटा करना चाहते थे, किसी चीज को टुकड़ा करके उसको और छोटा और डिवाइड करना चाहते थे। तो ये कब से, ये आप समझ लो 500 BC के अराउंड से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी जब 500 BC चल रहा था तब से ही उनके मन में ये क्वेश्चन आने लगे थे कि हम इसको और कितना छोटा कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि उनके मन में ये डिवाइड करने का आइडिया तभी आ गया था। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद समय बीतता रहा और फिर हमारे एक इंडियन फिलोसोफर है जिनका नाम है महर्षि कनद। ठीक है, महर्षि कनद जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जितने में भी हो सकता था और एक ऐसी स्टेज आ गई, यानी कि जब हम एक ऐसी स्टेज कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां से फिर वो मैटर और ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, यानी वो सबसे छोटा पार्टिकल उस मैटर का जो होगा उससे ज्यादा फिर वो मैटर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसी स्टेट को इन्होंने परमाणु के नाम से रेफरेंस दिया, यानी उन्होंने कहा इस स्टेज को हम बोलेंगे परमाणु। ठीक है, यानी परमाणु की स्थिति में जाने के बाद फिर कोई भी मैटर को हम और आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, लेकिन स्टूडेंट उस समय में कुछ हमारे पास ना तो ऐसे लैब थे ना ही ऐसी कोई चीजें थी जो इसके ऊपर हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते या ज्यादा किसी को एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए ये बात फिर वहीं पे रह गई, ज्यादा आगे तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जो मेन हिस्ट्री में चेंजेस आए वो आए जबकि एक फिलोसोफर हुए डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने भी पदार्थ को एकदम लास्ट एंड तक डिवाइड करके चेक किया और जो पदार्थ की लास्ट स्टेज जो इनविजिबल होती है, सही मायने में जो दिखाई भी नहीं देती है, उसको इन्होंने एक वर्ड दिया, उसको इन्होंने बोला एटम। इन्होंने कहा हम उस स्टेज को एटम के नाम से जानेंगे जो सबसे लास्ट स्टेज होगी जिसके बाद उस पदार्थ को आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, यानी उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकेगा। उस स्टेज को हम बोलेंगे एटम। और स्टूडेंट ये कुछ बात है 18th सेंचुरी की जब ये सब हो रहा था, लेकिन 18th सेंचुरी में भी हम इसको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल यूज नहीं कर सके, यानी लैब में इसका प्रयोग करके नहीं दिखा सके, इसलिए ये उस समय ज्यादा फेमस नहीं हुई है बात। ठीक है, लेकिन 18th सेंचुरी की एंड तक आते आते, यानी जब 18th सेंचुरी खत्म हो रही थी, उस समय के हमारे साइंटिस्ट जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस को जानने लगे थे और अब वो नेचुरली इन सब चीजों को ढूंढने लगे थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब वो नेचुरली एलिमेंट्स और कंपाउंड को अलग अलग कर सकते थे, उनके बीच के डिफरेंस को जानने लगे थे और इनको वो नेचर में ढूंढने लगे थे। और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स कंबाइन होके कैसे कंपाउंड बन जाता है और कंपाउंड ही क्यों बनता है। तो इन सारे सवालों के जवाब वो 18th सेंचुरी के एंड होने तक ढूंढने लगे थे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एंटोनियो एल लवोइसियर जो एक साइंटिस्ट हुए उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाउंडेशन रखा, यानी उन्होंने नींव रखी किसकी, केमिकल साइंसेस की। यानी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया कि केमिकल साइंस नाम की भी कोई चीज होती है जहां से फिर हमारी आगे केमिस्ट्री निकल के आई। तो उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो वहां से इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आ गया और उन्होंने इसमें अपने 2 लॉज को भी दिया, यानी उन्होंने अपने 2 लॉज को एस्टैब्लिश किया, 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब हम देखेंगे उनके वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट
केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे, जिससे कि केमिकल साइंस एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी बन गई और लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तो स्टूडेंट, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ। जो दो लॉ दिए थे वो 2 लॉज कौन से हैं? सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसमें लवेसियर ने इस लॉ को दिया था, लेकिन उनकी हेल्प की थी जोसेफ एल प्रॉस ने। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलके ये जो 2 लॉज बनाए, किसके लॉ थे? केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो ये लॉ कौन से हैं? अब हम इन लॉ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ जो इन्होंने बनाया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसको हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। ये क्या है? ये हमारा लॉ नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड लॉ दिया वो था लॉ नंबर 2, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। और इस लॉ में ये क्या है? इस लॉ में उन्होंने कहा इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जो प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में। मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में उपलब्ध रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में किसी एक चीज में कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम। वो एक डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, उसी में उपलब्ध होते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझ लो, जो हम देखते हैं H2O। H2O क्या है? H2O हम जानते हैं वाटर है। वाटर में क्या क्या है? एक तो वाटर में हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। अगर हम इसके प्रोपोर्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन होता है 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें होते हैं। तो यानी वाटर अगर कभी भी लेंगे तो उसमें 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ये उनका प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, यानी अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो आप जान लो उसमें से 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम होगा ऑक्सीजन। यानी 1 ग्राम हम कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे और जो 8 है यानी 8 ग्राम क्या होगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये होता है प्रोपोर्शन। यानी हम वाटर कोई सा भी ले, कहीं भी लें, उसमें ये जो है इसका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, ये डेफिनेट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो होता क्या है कि जैसे हम कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं तो उसके कुछ समय तक तो वो नई रहती है, उसके बाद फिर हमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी महसूस होने लगती है, फिर हम उसको रिप्लेस करके कोई नई चीज और इन्वेंट करते हैं। यही हुआ उन 2 लॉज के साथ। जो वो 2 लॉ दिए गए थे वो भी थोड़े समय बाद अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहे थे लोगों को, यानी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। इसलिए थोड़े समय बाद उन लॉज को फिर से रीडिजाइन करने की बात होने लगी और इसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए फिर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले बेसिक थ्योरी दी उस लॉ की और उस बेसिक थ्योरी में उन्होंने नेचर ऑफ मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया। यानी इन्होंने सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बाद इन्होंने उन्हीं लॉज को डिफेंड करते हुए इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, जो कि उन दोनों ही लॉज को प्रॉपर तरीके से डिफेंड कर रही थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो पूरी तरीके से बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, और ये थ्योरी उन्होंने दी थी 1808 में, यानी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी एलिमेंट हो या उसका कंपाउंड हो या कुछ भी हो, तो उसका सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको हम बोलेंगे एटम। उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर का वो शब्द एटम इन्होंने लिया और उसको ये एटम से ही अपनी थ्योरी को बनाने लगे और इसी से इन्होंने नाम दिया एटॉमिक थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है
और वैसे भी केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए भी इसको समझना बहुत जरूरी है। तो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, इनको आप देखो और इनको समझने की कोशिश करो। नंबर 1 है ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि ये हमारे आसपास जितने भी मैटर्स है ना वो सभी के सभी बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जो मैटर के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलेगी, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा किसी भी मैटर का उसको हम बोलेंगे एटम। और ये इसको आगे कह रहे हैं विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जब किसी मैटर की किसी दूसरे मैटर के साथ केमिकल रिएक्शन होगी तो वही एटम ही है जो पार्टिसिपेट करता है उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि एटम, अब जब भी एटम शब्द आएगा आप जान जाओगे ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जितने भी एटम्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं और वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में इनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एक एलिमेंट्स के जो एटम होंगे, यानी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं किसमें, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी उस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके सबके मास आपस में बराबर होंगे, यानी उनका वेट आपस में बराबर होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो किस तरह बिहेवियर करते हैं किस चीज के साथ, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी उनकी एक जैसी ही होंगी। ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट में कई एटम है तो उनके सबका अलग अलग बिहेवियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है, सबका बिहेवियर सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आ गया चेंज क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अगर एलिमेंट्स ही बदल जाएगा तो उसके जो एटम्स होंगे उनके मासेस भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के एटम का मास ले ले तो वो अलग होगा, ऑक्सीजन के एटम का मास ले ले तो वो अलग होगा, यानी जब हम एलिमेंट को ही बदल दे रहे हैं तो उसका मासेस भी चेंज हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो कहता है एटम्स कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी एटम्स जो है ना वो हमेशा कंबाइन होंगे एक रेशियो में और वो रेशियो होगा स्मॉल होल नंबर्स का। आपको यहाँ पे जो है होल नंबर्स ही देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में ये कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये आपको स्मॉल होल नंबर्स में मिलेंगे और उससे फॉर्म कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, यानी कितने प्रकार के एटम्स हैं उसमें ये कांस्टेंट होता है इन ए गिवन कंपाउंड, उस कंपाउंड में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से, ओके student. In this episode only this much, further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.